होते हैं वो आपकी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। हल्का फुल्का लाइफस्टाइल का जो डिसऑर्डर आपको खाने की डेफिशिएंसी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट आते हैं वो कुछ हद तक आपकी इन चीजों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। बट कुछ थर्ड स्टेज का कैंसर जैसे ठीक होने की बात आपके सामने यदि रखता है, वो झूठ बोल रहा है, वो फिरकी ले रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। समटाइम सरेंडरटिपिटी बोलते हैं, आप करने जा रहे थे कुछ और, हो जाता कुछ और। किसी को बाय द चांस अपने आप बॉडी उसकी रिकवर कर जाती है, पर उसको हम स्टेज पे चढ़ा के बोलते हैं देखिए इसके खाने से ये ठीक हो गया। ये एक फिरकी है प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रोडक्ट्स पे सामने वाले से उसके इंग्रेडिएंट के बारे में, उसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में, उसके फैक्ट्स के बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, सच्चाई तो एक ही होगी। तो आपको हमेशा प्रोडक्ट की साइंटिफिक चीजों की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, प्रोडक्ट की गुमराह करने वाली ट्रेनिंग नहीं लेना चाहिए। एक और फिरकी ली जाती है, डेमो देते हैं, डेमो कि जी थर्माकोल काट देगा जी, ये बेटाडीन को क्लीन करवा देगा जी, आप इसको जी पे 3 रोप इसकी रख के देखो, हाथ को मोड़ के दिखाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे अनसाइंटिफिक डेमो को लोग इस मार्केटिंग में सपोर्ट करते हैं। मेरा मानना ये फिरकी है, लोगों को उस प्रोडक्ट को गुमराह करने के लिए अपने प्रोडक्ट को मिरेकल बता के, हो सकता है उस प्रोडक्ट का रेट को दबाने की कोशिश हो सकता है उसको यूनिक दिखाने के उस चक्कर में वो चीज करते हो, पर इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। उसके उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है साइंटिफिक, उनसे इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। एक आता है कोई यदि रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट देता है जो मार्केट रेट के लगते हैं, और जो महंगे बेचता है वो सस्ते वाले प्रोडक्टों के बोलते हैं सस्ता है तो इसकी क्वालिटी खराब होगी। आई थिंक मैक्सिमम जो ये लोग ये बात करते हैं उन्होंने उस कंपनी का प्रोडक्ट भी यूज नहीं किया, उस 90% तक वो यूज करके नहीं देते, पर फैलाते हैं ऐसे भरम, सस्ते हैं तो अच्छे नहीं होंगे, क्वालिटी खराब होगी। और सस्ते बेचने से भाई साहब कोई बड़ा नहीं बनता। यदि आपको कार लानी है तो महंगा तो बेचना पड़ेगा, ऐसी ऐसी धारणाएं पैदा कर दी गई हैं। और मैं इस इंडस्ट्री के जिन्होंने भी ये एजुकेशन सिस्टम डाला है, बेचारे नए डिस्ट्रीब्यूटर को, जो लोग बेचारे इम्यून थे इसमें, उनको ये धारणाएं फैला दी कि महंगे बेचने से ही गाड़ी आएगी, महंगा बेचने से ही बड़ा बिजनेस होगा। ये गलत है, क्योंकि आज इंडस्ट्री बदल रही है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां अपने प्राइस को नीचे कर रही हैं। अब जो नीचे कर रहे हैं उनसे मेरा एक ही सवाल है, क्या आपने क्वालिटी खराब कर दी इसकी क्योंकि आप भी सस्ते होने की तरफ हो? क्या आपने जो परसेंटेज घटाई है क्या उसकी उतनी ही क्वालिटी खराब कर दी? यदि नहीं की है तो अब आप सस्ता कर रहे हैं तो पहले आप महंगा बेच रहे थे, ये मानना पड़ेगा। क्या पहले आपके जो जो मेन प्रमोटर थे बोलते थे महंगा बेचने से ही कार आएगी, क्या आप सस्ता करने से वहां कार आना बंद हो जाएगी? क्या बड़ा पे आउट बनना बंद हो जाएगा? ये हम एज ए फ्रीलांसर डिस्ट्रीब्यूटर इस इंडस्ट्री के शुभ चिंतक होने के नाते आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या आप लोगों को अब क्वालिटी डाउन करनी पड़ी, या अब आप लोगों से सस्ता करने के बाद इसमें कार नहीं आएगी? क्या अब ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं है? तो आप खुद ही ये आंसर दे दीजिए। और मेरा मानना है पहले फिरकी ली जाती थी क्योंकि हाई बिजनेस वॉल्यूम। अब प्रोडक्ट के रेट कम करने के बावजूद यदि बिजनेस वॉल्यूम सेम रहता तो मैं मानता कि कंपनियों ने अच्छा काम किया है, बट बिजनेस वॉल्यूम कम कर भी साथ में करने से ये सीधा ये प्रूव होता है कि जो प्राइस है उसी पे ही आपका मार्केट प्राइस है, उसी पे प्रोडक्ट होना चाहिए, उसी के हिसाब से बिजनेस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्योंकि कंपनी टू कंज्यूमर को बीच का जो चैनल है, जो बीच के पैसे हैं, वही रियल में बिजनेस वॉल्यूम होता है। यदि कोई खुद परसेंटेज फिक्स कर देता है, इसका मतलब उसमें झोल होता है। कोई भी कंपनी क्यों ना हो, ओके लाइफ केयर हो, दूसरे प्लेटफॉर्म हो, कोई भी कंपनी जो पहले बिजनेस वॉल्यूम फिक्स करके चलती है, वो कभी भी एक फेयर प्रैक्टिस नहीं कर सकती, वहां कहीं ना कहीं कंज्यूमर का घाटा होता है। तो आपको सस्ते प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, पहले यूज करके देखने चाहिए किसी के बारे में बोलने से पहले, क्या उनका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करता है या नहीं करता। प्राइस को देख के परसेप्शन नहीं आनी चाहिए, जो आई थिंक इस इंडस्ट्री में टूटती जा रही है, और कंज्यूमर को अब रियल में भगवान की तरफ
भगवान की तरह देखना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग में, जो कि हो रहा है आपके सामने। और आप बहुत सारे लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अफोर्डेबल प्राइस, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो प्रमोशन पिछले 3 साल से किया, उसी का ही ये रिजल्ट है कि आज आप लोगों की ये बड़ी जीत हुई है कि कंज्यूमर की एम्पावरमेंट की बात हुई है, रीजनेबल प्राइस की बात इस इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल प्रूवन होती जा रही है और लोग उसको अडेप्ट भी कर रहे हैं। तो आप बधाई के पात्र हैं। एक दूसरा इसमें सवाल आता है, मेरा प्रोडक्ट फॉरेन से आता है, बहुत सारे लोग में मेरा तो यूएस में होता है, वहां पोल्यूशन नहीं होता, ये पोल्यूशन नहीं होता, मेरा तो यहाँ हवाई जहाज नहीं जाता, मेरा तो इससे बनता है, मेरा तो मलेशिया से आता है, इससे हो क्या जाएगा? क्या इससे पूरा पूरा इंडिया इससे इंप्रेस हो जाएगा? नहीं, आपको देखना पड़ेगा ये प्रोडक्ट किसके लिए बना है, कौन सी मार्केट में हिट होगा, इसका स्वीट स्पॉट क्या है, कौन से कस्टमर, किस इकोनॉमी ग्रेड के कस्टमर के लिए बनाया गया है। यदि आपकी कंपनी इंडिया के 130 करोड़ प्लस लोगों पे काम करना चाहती है, तो आपको ये फॉरेन प्रोडक्ट, फॉरेन सबस्टांस, ये इनकी बात करनी छोड़नी पड़ेगी। आपको एक रीजनेबल बात करनी पड़ेगी। आपको प्रोडक्ट में ये चीज देखनी पड़ेगी, क्या मेरी कंट्री में जिस तरीके का लाइफस्टाइल है, जिस तरीके के लोगों की बाइंग कैपेसिटी है, क्या ये प्रोडक्ट उसमें फिट बैठता है, नहीं बैठता। यदि नहीं बैठेगा, आप कितना मिरेकल चला लो, आप कितना पेटेंटेड चला लो, आप कितना भी बोल लो कि ये तो बाहर से बन के आता है, कोई नहीं लेगा जब तक उनकी पेइंग कैपेसिटी और उनकी रिक्वायरमेंट में वो फिट नहीं बैठेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां इंडिया में टेलेंडर बन गई है, अब मतलब कुचले बल्लेबाजों की तरह काम कर रही हैं, फ्रंट फुट पे उनको कोई खेलने नहीं दे रहा, ओपनिंग उनसे करने नहीं दे रहा। तो ये इससे सिद्ध होता है कि प्रोडक्ट कंज्यूमर को देख के, उसका प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसकी रिक्वायरमेंट देख के ही बनते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कहाँ से बनवाते हो, कहाँ से आता है, फॉरेन का है या नहीं। आप वो टेक्नोलॉजी और टाइम चला गया है कि भाई आप फॉरेन के नाम से अच्छी क्वालिटी को प्रूव करना चाहते हैं। नहीं, इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इंडिया में बनते हैं। तो हमें स्वदेशी होने पे गर्व होना चाहिए और इंडिया की बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग चीजों को हमें प्रमोट करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल अपना सजेशन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक है कि बीवी कम है, बहुत सारे लोगों ने हाई बीवी के एक एरा को प्रमोट किया। कम से कम 7 से 8 साल तक लोगों ने इस चीज को प्रमोट किया है कि हाई बीवी ही आपका ज्यादा बिजनेस करता है, आपका ज्यादा इंसेंटिव बनाता है। पर मेरा मानना, मेरे कंक्लूजन में, मेरी रिसर्च में, मेरी स्टडी में ये पाया गया है कि आपका बिजनेस जो सिस्टम है, जो बिजनेस वॉल्यूम को बांटने का सिस्टम, जिसको बिजनेस प्लान बोलते हो, आपका पे आउट उसकी कैलकुलेशन पे निर्धारित करता है, बजाय कि आपका बिजनेस वॉल्यूम फैक्टर हो सकता है, बट हाई बिजनेस वॉल्यूम के बाद यदि प्लान में स्मूथनेस नहीं है, यदि प्लान में एक हर जगह कट लगता है, हर जगह कंडीशन लगती है साइड की, नीचे की, डेप्थ कटिंग की, तो आप कितना भी हाई बिजनेस वॉल्यूम क्यों ना हो, आपका पे आउट स्मूथ तरीके से एक अच्छी ग्रोथ के साथ नहीं आ सकता। तो इसलिए प्लान, बिजनेस प्लान का जो स्मूथनेस है, बिजनेस प्लान का जो आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें हमने बेसिक चेंज लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका इंसेंटिव बनेगा, बजाय कि आप बिजनेस वॉल्यूम की दुहाई देते रहे। ये भी एक बड़ी फिरकी है, और जो कि आज प्रूव होती जा रही है कि बिजनेस वॉल्यूम हाई होने से ये नहीं है कि आपका पे आउट भी हाई हो, बट ये है कि बिजनेस वॉल्यूम लो भी होगा, पर आपका बांटने का तरीका सही होगा, आपके बांटने के तरीके में मिनिमम रिस्ट्रिक्शन, मिनिमम कंडीशन होगी, तो आपका पे आउट है अच्छा बन सकता है, आपका पे आउट में अच्छी ग्रोथ आ सकती है, जो कि बहुत सारे सक्सेसफुल मॉडल आज इस इंडस्ट्री में चल रहे हैं। एक आता है कि भाई कंपनी है ना, अपनी मनमर्जी का बिजनेस वॉल्यूम देती है। देखिए, कंपनी का जब तक डायरेक्टर बिजनेस वॉल्यूम को ज्यादा फिक्स करेगा और मार्केट को स्टडी नहीं करेगा, तो हम मार्केट से पिछड़ जाएंगे, हम कंपटीशन से पिछड़ जाएंगे। तो मेरा यही सजेशन है कि आपको पूछना चाहिए बिजनेस वॉल्यूम कैसे निर्धारित किया है इस प्रोडक्ट का, ब्लाइंड नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग
सजग नहीं बनेंगे, जब तक आप लोग अलर्ट नहीं होंगे, तो आप लोगों को कोई ना कोई फिरकी लेता रहेगा। ये प्रोडक्ट के मेन आपके फिरकी ली जाती हैं। अब आता है मार्केटिंग और बिजनेस प्लान की क्या क्या फिरकियां हैं। एक पिछले दिनों काफी चर्चा का मुद्दा बनी रही प्लान के को लेके, मार्केटिंग को लेके, कि 2 लाख का हमेशा बाइनरी होता है। अब कुछ लोगों को बेचारों को बाइनरी और जनरेशन का ही नहीं पता था डिफरेंस। उनको उनको प्रोस दिया गया। 20 साल की दुहाई देके मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी, कुछ लीडरों ने ये दुहाई दी, ये इसके पीछे चीजों को गुमराह करने का काम किया कि 2 लाख का बाइनरी होता। भाई साहब देखिए, बाइनरी जनरेशन कुछ नहीं होता, ये बांटने के तरीके हैं। बट इससे इसमें एक चीज का बेसिकली ध्यान रखना चाहिए आपको, यदि आपको कोई गुमराह करता है, कि आपका जो बिजनेस प्लान है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल, वो कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है, वो कैलकुलेटेड है, फिक्स कैलकुलेशन है उसमें या नहीं है, या मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको नहीं पता आज कितना बटेगा, कल को कितना बटेगा। जब तक ये डिसाइड नहीं होता तो आपका बाइनरी और जनरेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज है वो कंट्रोलेबल नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है, तब तक आपका प्लान सर्वाइव नहीं कर सकता। वो मल्टी लैग में हो, 2 लैग में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको देखना चाहिए कि आपका परसेंटेज में फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। जैसे कि हम 2 लाख में जनरेशन प्लान की एक नई गाथा, एक नया दौर हमने स्टार्ट किया कि हमने परसेंटेज फिक्स रखा, जो उसको स्टेबल देता है, स्टेबिलिटी देता है कि आपको आज जितना बांट रहे हैं 20 साल के बाद कितना बड़ा टर्न हो, उसके बाद भी उतना ही परसेंटेज में वो बटेगा। तो आपका प्लान कभी भी कैलकुलेशन से बाहर नहीं हो सकता, आपका प्लान कभी भी खत्म नहीं हो सकता, आपकी कंपनी पे कभी प्रेशर नहीं आ सकता, क्योंकि 100 रुपए में से हमने 77.5% बांटने हैं, 1000 में से भी 77.5% बांटने हैं, या 100 करोड़ में भी इतने ही बांटने पड़ेंगे। तो प्लान जनरेशन और बाइनरी हमेशा अनस्टेबल प्लान होते हैं, जनरेशन स्टेबल प्लान होते हैं जहां फिक्स परसेंटेज और मंथली जीरो होता है। वो 2 में हो, मल्टी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लान वही अच्छा है जो आपका इंसेंटिव अच्छा बनाए, सेम टर्नओवर में 2 प्लेटफॉर्म को कवर करके देखें, कंपेयर करके देखें, उतना ही टर्नओवर उसमें इजाद करें, इतना ही टर्नओवर दूसरे प्लानों में डाल के देखें, जिसमें इंसेंटिव आपका ज्यादा बनता है और जहां फिक्स परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, वही प्लान बेटर हो सकता है। एक आया था, ट्रेनिंग के नाम पे इमोशनल ब्लैकमेल होता है इस इंडस्ट्री में, मैं बड़ा दावे के साथ कहता हूं। इमोशनल ब्लैकमेल क्या होता है कि लोग अपनी स्टोरी बताते हैं, लोग जाते हैं, टिकट बड़ी बड़ी महंगी लगाते हैं, अपना पैसा खर्च करके जाते हैं, बट वहां स्टेज से रोना धोना, मैं ऐसा होता था, मैं साइकिल पे आता था, मैं ये होता था, मैं वो होता था। इस इंडस्ट्री की पावर को दिखाने के लिए, अपने आप को, अपनी गाथा को गाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं। पर फ्रेशर को मुझे लगता है ड्रीम और इमोशनल बनाने से अच्छा है उसको स्किलफुल बनाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग ये है, इसके बाद एडवांस ट्रेनिंग ये है, ड्रीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग यहाँ पे लेनी चाहिए। तो हमें इसको भी स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। लोग फिरकी लेते हैं, गुमराह करते हैं, मैं ऐसे होता था, अब ऐसे हो गया, पावर देखो इस इंडस्ट्री की, ये भी एक बड़ा गुमराह करने वाला। और इस एजुकेशन की वजह से बहुत सारे नए लीडर किल हो जाते हैं 2 से 4 महीने के अंदर अंदर ही, क्योंकि उनके इतने बड़े सपने 2 से 4 महीने में पूरे तो होते नहीं, वो बेचारे जुड़ते हैं उन बड़े बड़े आडंबरों को देख के। तो ये फिरकी लेना भी छोड़ना चाहिए। जो अत्याचार है, इमोशनल स्टोरी बताना ट्रेनिंग के नाम पे, वो एक यदि आपने ली है तो आप देख लीजिए, वो आपकी जिंदगी में कहीं काम आने वाली नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम देना पड़ेगा। एक फिरकी आती है कि 1 लाख तो मैं दे दूंगा, तुम स्टार्ट तो करो। बहुत सारे लीडर ऐसे बोलते हैं। ये हमारी कंपनी में, दूसरी कंपनियों में बहुत सारे लीडर अपने नेटवर्क को, जो फ्रेशर है या किसी और को अच्छा लालच देते हैं कि 1 लाख तो मैं देख लूंगा भाई, तू स्टार्ट तो कर। 1 लाख कैसे देख लेगा भाई? मेरा कहने का मतलब है, यदि ऐसे कोई आपको जोड़ रहा है, 1 लाख देने की बात कर रहा है, स्पेशली हमारे केस में, दूसरे केस में पता नहीं देते या नहीं देते, पर हमारे यहाँ पे
नहीं होता। यदि आपको कोई गुमराह करता, फिरकी ले रहा आपके 1 लाख देने की, वो गलत ले रहा है। वो प्रैक्टिकल पॉसिबल हमारी कंपनी में, हमारे सिस्टम में नहीं है। ना आईडी का नाम बदलता, ना आईडी का कोई साथ छेड़खानी होती, तो लेग वैग देना ओके लाइफ केयर में पॉसिबल नहीं है। यदि कोई लीडर ओके लाइफ केयर का भी फिरकी लेता है फ्रेशर की, तो इस प्रैक्टिस को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये लंबे टाइम की नहीं है। क्योंकि आपको लंबा एक 4th स्टेज का लीडर नहीं बना सकती, जो इस इंडस्ट्री में नाम शाम सब चीजों से जाना जाए। वो आपको सेलिब्रिटी नहीं बना सकती। तो ये वाला चक्कर भी हमें 1 लाख वाला भी छोड़ना चाहिए कि भाई साहब 1 लाख, अरे भाई है ना, देख लेगा। ऐसी बातें करके यदि आपको कोई गुमराह कर रहा है तो सचेत होने का टाइम है। ऐसा कुछ होता नहीं है। फ्रेशर को के साथ एक फिरकी और ली जाती है कि देखिए 21 साल का लड़का है, 2 साल में कार ले आया। भाई साहब उसने बिजनेस कितना दिया है, क्या दिया है, तब जाके आई है। पहले उसको बताओ कितने का बिजनेस दिया, कैसे कैसे ये सारी चीजें। ये फिरकी लेना छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे 21 साल के लड़के 35 साल के मैच्योर भी इस इंडस्ट्री से धोखा खाए हैं। तो हमें इन चीजों से भी बाहर निकलना पड़ेगा। 21 साल का, 20 साल का यूथ आइकन, पता नहीं कैसे कैसे आइकन बना। उसका ये बता कितना इसने बिजनेस दिया है, भी दो जितने दिन इसने नेटवर्क मार्केटिंग की है, उसके पास कितना आया और कितने आके इसने ये गाड़ी ली है। क्योंकि पावर अब इस इंडस्ट्री की मत बताइए। पावर सभी को पता है। इस इंडस्ट्री के अच्छे दिन तभी आएंगे जब आप इस इंडस्ट्री के प्लानों को कैलकुलेट करना सीखेंगे, जब इस इंडस्ट्री के प्रोडक्टों की कैरेक्टरिस्टिक पे, हेल्थ बेनिफिट पे बात करना, प्राइस पे बात करना सीखेंगे, जब आप लोगों को सेल्स की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे, स्किल्स की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये कार लिया, वो कार लिया नहीं। हम आए थे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने। हमारी कंपनी की तो वो ब्रांड नहीं है। बहुत सारी कंपनियों ने तो BMW को, ओडी को ही बेच दिया है। वो उन कारों को ही बेचा है, प्रोडक्ट को नहीं बेचा है। तो मैं तो उनको BMW और ओडी वालों को उनको स्पेशली गिफ्ट देना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट की बजाय दूसरों के प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट किया है। ये एक फिरकी है इस इंडस्ट्री की, क्योंकि ये चीजें पॉसिबल सभी के लिए नहीं है। अब ये ड्रीमरों की इंडस्ट्री नहीं है, ड्रीमर की इंडस्ट्री। अब इसमें जो बेरोजगार लोग हैं वो आना चाहते हैं, वो 20 से 25,000 30,000 रुपए कमाना चाहते हैं। जब अफोर्डेबल प्राइस होगा तो होगा क्या कि जो रिटेलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, और रिटेलिंग बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, इस इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ेगा, इस इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ेगा तो अपार संभावना इस इंडस्ट्री में जॉब की ओर खुलेंगी। कोई आदमी 20-25,000 रुपए कमाना चाहता तो उसके लिए भी हमने उसका भी वेलकम करना चाहिए। जो 30-35,000 में सेटिस्फाई है, जो प्रोडक्ट की रिटेलिंग करके रिटेल प्रॉफिट कमा सकता है। यहाँ तो प्रोडक्ट के प्राइस ऐसे थे, और अभी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे हैं जहां डीपी में बेचना भी अपने आप में उनको झाड़ फूक करके डेमो लगा के बेचना पड़ता है बेचारे डिस्ट्रीब्यूटर को। तो हमें प्राइस पे कंट्रोल करके रिटेल प्रॉफिट, एक रीजनेबल अच्छा रिटेल प्रॉफिट रखना पड़ेगा, जिससे वो अपना बिजनेस प्लान के अलावा जो इनकम है वो 20 से 30,000 कमा के महीने में अपने घर को अच्छे से चलाए। क्योंकि ड्रीमर, आपको ड्रीम दिखाने की जरूरत नहीं। जब इनकम ठीक स्टार्ट हो जाएगी, जो इंडस्ट्री को के बेसिक को समझ जाएगा, तो अपने आप ड्रीम बिल्ड हो जाते हैं। अपने आप इनकम के हिसाब से ड्रीम होते हैं। बिना इनकम और बिना नॉलेज किसी को का ड्रीम बिल्ड करना ये बहुत बड़ा किलिंग फैक्टर है हमारी इंडस्ट्री के लिए। यदि कोई कार दिखाता है, यदि कोई अपलाइन का चेक दिखाता है और वो आपको बताता है इसका 17 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस, तो ये एक तरीके की फिरके हैं, उनसे आपको टेक्निकल सवाल पूछने पड़ेंगे। एक है मैं तो इंटरनेशनल कंपनी में काम करता हूं, मैं इंडियन कंपनियों में काम नहीं करता। इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। आज इंटरनेशनल कंपनियां इंडिया में बोनी है, छोटा टर्नओवर है, छोटे अचीवमेंट है, उधर छोटे छोटे पे आउट है, तो इंटरनेशनल कंपनियों से हो क्या जाएगा। इंडिया की कंपनियों ने इंटरनेशनल कंपनियों को सोचने समझने का टाइम दिया। इंडिया में इंडिया की सारी कंपनियां अच्छी है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल कंपनी। जो ओवरऑल हम उनको देखेंगे, कोई प्रोडक्ट में अच्छा है, कोई एजुकेशन सिस्टम में अच्छा है, कोई प्लान में अच्छा है, कोई अचीवमेंट में अच्छा है। ये वाला जो यूएसपी है हमारी इंडस्ट्री में, जो मेन कंपनी की यूएसपी है मार्केटिंग की, ये वाला टॉपिक यूएसपी ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, ये कल का टॉपिक रहेगा। यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही बेल बटन को हिट करें और इसको सब्सक्राइब कर लें। हर ट्रेनिंग को, हर अपडेशन को आप टाइम टू टाइम लेने के लिए तो हिट द बेल आइकन फॉर द
सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल। एक आता है कि नेटवर्कर की कंपनी है, हम पे भी एलिगेशन लगा, बहुत सारी कंपनियों पे एलिगेशन पुरानी कंपनियों वाले अच्छी तरह लगाते हैं, नेटवर्कर की कंपनी है, नेटवर्कर की कंपनी नहीं चलती है। ये हमारी इंडस्ट्री में एक बड़ा लंबे दौर से चलता आ रहा था। फॉर्चुनेटली हमने 3.5 साल अच्छे से इस इंडस्ट्री को दिया है, अच्छे से सर्व किया है। पर आप यदि हिस्ट्री में जाएंगे, आप बहुत अच्छी अच्छी वर्ल्ड लेवल की कंपनियों को देखेंगे। एमवे को देख लीजिए, एमवे का फाउंडर का नाम देख लीजिए, वो क्या करता था, वो नेटवर्किंग करता था, बाद में अपनी कंपनी खोली, आज पूरे वर्ल्ड में राज कर रही है। हर्बल लाइफ को देख लीजिए, वो पहले नेटवर्कर था, बाद में अपनी कंपनी खोली, आज पूरे वर्ल्ड में राज कर रही है। एफएलपी को देख लीजिए, नेटवर्कर था, उसने अपनी कंपनी खोली, वो पूरे वर्ल्ड में राज कर रही है। पर इंडिया में हुआ क्या, क्योंकि ये इंडस्ट्री का कोई ढांचा नहीं था, इस इंडस्ट्री के का कोई बेस नहीं था, और जो नेटवर्कर थे उनके पास इतना बड़ा पैसा भी नहीं था कि वो अपनी कंपनियां खोल लें। आज से 10 से 15 साल पहले तो कुछ फाइनेंशियल मिल जाते थे, या कोई बेचारा अपनी कंपनी स्टार्ट करने चाहता था तो उसको पूरी चीजों का पता नहीं होता था। 1-2 साल के बाद, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म 2-3 साल के बाद डेवलप होता है, इससे 2-3 साल के बाद आमदनी स्टार्ट होती है, कंपनी को कुछ बचना स्टार्ट होता है। पर एक नेटवर्कर के पास लिमिटेड फंड होने की वजह से 1 या 2 साल सर्वाइव नहीं कर पाता, तो उसको कंपनी बेचारों को बंद करनी पड़ती थी। पर इसमें भी लोगों ने मजाक उड़ाना स्टार्ट किया, नेटवर्कर की कंपनी नहीं चलेगी। इसके पीछे एक ही है कि आपका बैकग्राउंड अच्छा है और आपके पास इनफ फंड है, तो आप नेटवर्कर से अच्छी कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में कोई नहीं चला सकता, एक मैनेजर नहीं चला सकता, एक बिजनेस घराना नहीं चला सकता, क्योंकि नेटवर्कर ही वो पेन जानता है जो फील्ड पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे जो लीडर को रियल में जो पेन होता है, उससे अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक नेटवर्कर कोई नहीं समझ सकता। यदि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है किसी नेटवर्कर का, तो एक एमवे इंडिया से निकल सकते, एक हर्बल लाइफ इंडिया से निकल सकते हैं, क्योंकि इनके जो फाउंडर हैं वो सारे के सारे नेटवर्क कर रहे हैं। इंडिया में अभी तक जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, उनका कोई भी एक भी फाउंडर आपको देखेंगे मेन कंपनियों का लीडर नहीं रहा है, क्योंकि क्या इंडिया की बेस्ट कंपनी, उनके पीछे मैनेजर का हाथ रहा है, उनके पीछे कोई बिजनेस वाले ने हल्का फुल्का फाइनेंस करके उस टाइम पे चला लिए और उनका सिस्टम चल गया। पर आने वाले टाइम में मैं बोल रहा हूँ, यदि इंडिया से कोई कंपनी अच्छी निकलेगी, वो एक नेटवर्कर की कंपनी है, क्योंकि एज ए नेटवर्कर मुझे प्राउड होता है, क्योंकि मैं पेन समझ सकता हूँ, मैं इसके एथिक्स समझ सकता हूँ, मैं इस सिस्टम को अच्छे से समझ सकता हूँ एज कंपेयर टू मैनेजर, एज कंपेयर टू बिजनेस घराना, क्योंकि इसकी आत्मा और इसकी विचारधारा इस इंडस्ट्री की बहुत डिफरेंट है ट्रेडिशनल बिजनेस से। तो आज प्रूव हो गया है कि अच्छा बैकग्राउंड यदि किसी नेटवर्कर का, लीडर का है, जैसे हमारे डीके सारंग जी का है, क्योंकि उनके पास जो विजन इस इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है उस विजन के साथ जो एक्सपीरियंस लिया है, वो एक नेटवर्कर के पास हो सकता है, पढ़ने से नहीं आएगा, ये फील्ड में जाने से आता है। तो आने वाला टाइम कोई भी बहुत इंटरनेशनल लेवल पे चमकेगी तो वो नेटवर्कर की कंपनी होगी। जो अभी पिछली इंटरनेशनल कंपनियां सारे के सारे नेटवर्कर के द्वारा खोली गई कंपनियां हैं मैक्सिमम इस इंडस्ट्री में। तो ये भी एक इस इंडस्ट्री में फिरकी ली गई है कि नेटवर्क की कंपनियां ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि बेचारे नेटवर्करों के पास इतना फंड नहीं था कि 2-3 साल वो सर्वाइव करें, वो बेचारों को बंद करनी पड़ती थी। बहुत सारे लोगों ने हिट एंड ट्राई करके देखा, बट आज हम उस दौर से बाहर निकल चुके हैं। 3.5 साल हमने सर्वाइवल के बाद एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचे कि इस इंडस्ट्री की दशा और दिशा बदलने के लिए हमारा सिस्टम तैयार है, और बहुत अच्छी अच्छी मैनेजर वाली कंपनियों को चैलेंज देने के लिए आज हमारा सिस्टम तैयार है। और मैं डिस्ट्रीब्यूटर से एक ही अपील करता हूँ, ये फिरकी लेना छोड़े, ये 17 साल 20 साल के एक्सपीरियंस की दुहाई देना छोड़े, टेक्निकल बात करना सीखे, नहीं तो एक दिन आपको आपकी खुद की ही नीचे वाली लीडरशिप नकार देगी, क्योंकि आप लंबे टाइम तक लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, लोगों को फैक्ट्स को दबा नहीं सकते, सच्चाई को दबा नहीं सकते, प्राइस को दबा नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दबा नहीं सकते। इस इंडस्ट्री की जो आत्मा है उसको यदि आप गुमराह करेंगे तो आप खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कोई भी क्यों ना हो, हमारी कंपनी में, दूसरी कंपनी में, तीसरी कंपनी में, हमें फिरकी लेना छोड़ना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री का भला तभी होगा जब हम टेक्निकल बातों पे लॉजिकली बात करेंगे, बिना लॉजिक की ये बात बंद करनी पड़ेगी। और दूसरा था कि
तो ये मेन पॉइंट जो रहे इस इंडस्ट्री में मेरे 3 साल के, कि भाई प्रोडक्ट को लेके, मार्केटिंग स्टाइल को लेके, बीवी को लेके, आपके नेटवर्कर की कंपनी को लेके, इसको लेके, उसको लेके, सम टाइम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की दोहाई भी देते हैं। मेरा मानना है इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर टाइम। आपके टाइम के साथ आता है, आपका जब जैसे बिजनेस ग्रो होता है उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो इसकी भी दोहाई देना छोड़ें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एक आदमी का नहीं है, जो भी इन्वेस्ट करेगा उसी का हो जाएगा। इसमें बस आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसमें ये कोई आपको तपस्या करने से नहीं आता। इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बोले बाबा की 3 साल पेड़ के नीचे तपस्या की तब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका बिजनेस बढ़ता है, साथ साथ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन्वेस्ट करते हैं और आपकी सोच अच्छी है, तो आराम से इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी अपने आप बिल्ड हो जाता है। कोई भी कंपनी, मेरा हमेशा एक पेट डायलॉग रहता है, नोबडी बोर्न विद शूज। जूते पहन के कोई पैदा नहीं होता इस दुनिया में, यहाँ आके पहनने पड़ते, यहाँ के सीखना पड़ता है। तो ऐसा ही कोई भी बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, न्यू कंपनी, पुरानी कंपनी, किसी का भी इतिहास उठा के देखें, कोई भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किसी ने स्टार्ट नहीं किया। कुछ लोगों की तो हिस्ट्री ये पता है, एक कंप्यूटर के साथ स्टार्ट किया है, ना उनके पास स्टाफ था, ना उनके पास कुछ था, ना उनके पास ज्यादा प्रोडक्ट थे, आज वो इंडिया की बहुत बेहतरीन कंपनियों में से एक है। तो आपको अपने पिछले इन चीजों को ध्यान में रख के ही स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि आप जब यदि बड़े लीडर एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपको लोग फॉलो करते हैं। तो मिसगाइड ना कीजिए, इमोशनल ब्लैकमेल ना कीजिए, अत्याचार ना कीजिए, और इस इंडस्ट्री की जो नॉन लॉजिकल फिरकी है वो लेना छोड़िए। नहीं तो हम ऐसे लॉजिकल एपिसोड को चलाते रहेंगे और लोगों को आग्रह करते रहेंगे, लोगों को सचेत करते रहेंगे, अलर्ट करते रहेंगे, लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि लंबे टाइम तक हम जो टेक्निकल आदमी हैं इन चीजों को चलने नहीं देंगे, और ये ना चलने वाली हैं। कोई भी लीडर है, सच्चाई, अच्छाई और करेक्टर और अपना हेल्दी कंपटीशन लड़े, नेगेटिव पर्सनल कंपटीशन ना लड़े कोई भी है, क्योंकि बिजनेस एक प्रोफेशनल चीज है और पर्सनल अटैक एक अनप्रोफेशनल चीज है। आपको हेल्दी कंपटीशन लड़ना पड़ेगा, आपको एक अपने मान मुताबिक आपको एक युद्ध लड़ना पड़ेगा जो कि हेल्दी कंपटीशन वाला है, पर्सनल नहीं। राइट? तो कल का टॉपिक यूएसपी कंपनीज की क्या रहेगी, कौन सी यूएसपी कंपनियों ने अपनी मार्केटिंग स्टाइल में लाई है, किस किस कंपनी ने क्या क्या काम किया, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहे हैं, उसने किस पार्ट को ढीला छोड़ा, कौन से उसके वीक पॉइंट रहे हैं। कल कंपनियों का लॉजिकली सर्वे करेंगे। जो आप आज इंडिया में बेहतर कंपनियां देख रहे हैं, जो आज इंटरनेशनल कंपनियां देख रहे हैं, नेशनल कंपनियां, इनकी यूएसपी पे कल बात करने वाले हैं। और ये इतना शानदार टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आपको यदि वो वाला एपिसोड आपके दिमाग में, अभी 4 एपिसोड और वो 5वां मिलने के बाद मुझे लगता है कि बड़े बड़े लीडर आपके सामने बात करने में असक्षम होंगे यदि वो नॉन टेक्निकल, नॉन लॉजिकल बात करता है। कल का यूएसपी ऑफ द इंडियन मार्केटिंग कंपनी जो उन्होंने अभी तक अपने सफर में यूज की हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम अपने लॉजिकल एपिसोड में कुछ प्रैक्टिकल बातों को लेते हैं, उसके बाद फिर एक प्रोडक्ट को लेते हैं, आज मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं, क्योंकि आज लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत सारे लोग घर पे रह के मेंटली डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में है, कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, नींद कम आना और स्ट्रेस हो जाना, किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना। तो इस केस में एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास है जिसका नाम है ब्रेन फ्यूल। तो ब्रेन फ्यूल की 2 मिनट की वीडियो बनाए और उसके स्ट्रेस को रिलीज करवाता है, स्ट्रेस को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेंटली स्ट्रेस, आपसे नींद अच्छी आती है, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन करता है, आपका हार्मोन बैलेंस ठीक रहता है और आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके